बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरफान अकबर। सब शुक्र खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमारा हमसाया मुल्क जो इस्लामी मुल्क है, हमारा बिरादर ईरान, जिस पे गम और जंग के बादल जो छाए हुए थे, वो जंग लड़ रहा था अमेरिका से, इसराइल से, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो वो अब जंग जो है वो जंग बंदी की तरफ चली गई है। पाकिस्तान में इसने बहुत ज़्यादा सालसी का किरदार अदा किया है और इसने दोनों मुल्क के नुमाइंदों को अपने मुल्क में बुलाया पाकिस्तान ने। पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे इस्लामाबाद एक दारुल अमन बना हुआ था, जिसे दारुल हुकूमत पाकिस्तान का कहते हैं, वो दारुल अमन बना हुआ था। और वहाँ पे जो अमेरिका के सेनेटर हैं जेडी वैंस, उनकी सरबराही में एक वफद आया हुआ था और अमेरिका से, और जो ईरान था, ईरान से अब्बास इराची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो आए हुए थे और उनकी सरबराही में सर वफद आया हुआ था। और हमने देखा कि मामला पहली शिफ्ट में तो कुछ अच्छा नहीं बना और सबके अपने अपने मकासद थे, सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे और सारे ठीक थे, क्योंकि जो सालसी का किरदार अदा कर रहा होता है उसके लिए कोई एक मुल्क गलत नहीं होता, ना ही कोई मुल्क सही होता है। उसने दोनों की सुनी होती है, दोनों को एक टेबल पे बैठाना होता है, उसको भी सही बोलना होता है, उसको भी सही बोलना होता है, ताकि बीच में किरदार ऐसा अदा करना होता है ताकि वो मामला खटाई में ना जाए। और ये भी शुक्र कि वो जो 2 हफ्ते का हमने टाइम लिया था वो भी अब 4-5 हफ्ते होने को हैं। और ये भी मुसीबत जान छुड़ी कि अमेरिका का जो सदर है उसके पास इतना अख्तियार होता है कि वो 2 महीने के लिए किसी भी मुल्क के साथ अगर जंग करना चाहता है या किसी एरिया में जंग करना चाहता है, उसके पास जो अख्तियार होता है वो होता है 2 महीने का, और उसके बाद 1 महीने का अख्तियार उसके बाद होता है कि वहाँ से फौजी अपनी वापस बुला रहे हैं। वरना क्या होता है कि जो उनका सेनेट है, जो उनकी असेंबली है, जिसको कांग्रेस बोलते हैं, वहाँ पे उसने मंजूरी लेनी होती है वहाँ के लोगों से। और ये लाजिम नहीं है कि जो उस वक्त का सदर है उसी के नुमाइंदे सेनेट में बैठे होंगे। अपोजिशन भी वहाँ पे बैठी होती है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कमला हारिस जो उसके अपोजिशन में थी, वोटों में खड़ी हुई, लेकिन वो जीत ना पाई। ट्रम्प साहब जीत गए। और हमने देखा कि कैसे इसराइल के कहने पर और इसराइल के दबाव में, उससे पहले हम अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेना, जंग होने से पहले क्या क्या हुआ। तो अपस्टीन फाइल निकली थी और उसमें फाइल में जिक्र आया था कि हमारे जो ट्रम्प साहब हैं वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस तरह मुलव्वस पाए गए और क्या क्या करतूत और क्या क्या कारनामे उनके अभी शाया नहीं हुए थे पूरे, तो जंग शुरू हो गई। तो जंग का मकसद भी यही था कि उन अपस्टीन फाइल को दबा दिया जाए, या फिर अपस्टीन फाइल का मकसद यही था कि ये जंग शुरू की जाए। अब जैसे भी हुआ, ईरान लड़ा, ईरान ने अपनी पूरी की पूरी जो क़यादत थी उसको शहीद करवा लिया। मगर अब जो ट्रम्प है उसको फेस सेविंग भी चाहिए, क्योंकि साफ जाहिर है उसके जो जिस मुल्क में वो रह रहा है वो वहाँ का बादशाह तो है नहीं, वहाँ पे अपोजिशन भी है, वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे डिफरेंट साइकीज माइंड के लोग हैं, और वो ऐसे ही नहीं बादशाह बन गया सारी दुनिया का, या फिर ऐसे ही नहीं वो सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गया, चौधरी बन गया। कुछ तो वजह रही होगी ना, और उसने लोगों को आज़ादी दे रखी है। वहाँ के लोग बोलते हैं, आज़ादी से बोलते हैं, और ये नहीं है कि वहाँ पे लोगों को उठा लिया जाए या फिर उनको बोलने ना दिया जाए। वो एक बादशाह का निज़ाम नहीं है, वहाँ पे पूरा एक अवाम का निज़ाम चलता है। वहाँ पे अवाम को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ना कि किसी बादशाह को या फिर सदर को या किसी एक इदारे को। तो अब वहाँ से इजाज़त मिलना दोबारा जंग के लिए भी मुश्किल है। तो अब ट्रम्प साहब भी यही चाह रहे हैं कि अब मामला जो है ना वो सुलह की तरफ जाए, और वो अपने 9 पॉइंट्स रख चुका है। साफ ज़ाहिर है उन पॉइंट्स में यही होगा कि अमेरिका के हवाले यूरेनियम कर दी जाए, वो जो अफसुदा यूरेनियम है। ईरान का तो मौक़िफ़ है कि वो यूरेनियम को सिर्फ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, बिजली बनाने के लिए या फिर ऐसे कामों में। लेकिन अमेरिका का कहना था कि वो एटम बम या एटॉमिक हथियारों की तरफ जा रहा था ईरान, इसलिए हमने उसमें हमला किया और यही मौक़िफ़ बनाया। और बस उसको चाहिए था एक बहाना, तो बना लिया, तो हमला कर दिया। और उसकी पूरी की पूरी जो क़यादत थी उसको शहीद किया। हमने देखा कि उनके आयतुल्लाह ख़ामेनी जो थे वो शहीद हुए, और भी बहुत से ऐसे लीडरान थे जो उनके शहीद हुए। मगर ईरान अपनी ज़िद पे अड़ा रहा। अब उसको ज़िद बोलें या फिर उनकी अना की और उनकी बका की जंग बोलें, तो वो अब बका की जंग लड़ रहे हैं। अगर वो यूरेनियम के हवाले कर देते हैं तो वो मकसद ख़त्म हो जाएगा, वो मकसद जिसके पीछे उन्होंने पूरी की पूरी क़यादत को शहीद करवा दिया। उनका कहना है कि सबसे पहले उन्होंने उस 9 पॉइंट के बदले में 14 पॉइंट अपने रख दिए। 14 पॉइंट उन्होंने क्या किया था कि लबनान से फौजें हटा ली जाएँ, और इस पूरे खिते में जहाँ पे ईरान है या फिर उसके गिरदो नवाज से तमाम की तमाम फौजें हटा ली जाएँ। उसके बाद जो उनका एक जो पट्टी का रोला बना हुआ है, एक जो बहर हरमुज़ है जिस पे ईरान का कब्जा, पहले उससे पहले वो बहर हरमुज़ आज़ाद थी, आज़ाद लोगों की आमदरफ्त होती थी, जहाज़ आते थे और वहाँ पे कंटेनर लगे हुए, और उनका ऑयल जो था ना, तकरीबन सारे का सारा अरब ममालिक है ना, उनका ऑयल 90% वहीं से गुजरता था ताकि दूसरे मुल्क में जा सके, यूरोप को जा सके या इस तरह। तो वो जो ऑयल था वो अब गुजर नहीं पा रहा। जितने भी कंटेनर थे, वो जो दूसरे ममालिक थे, अरबी ममालिक थे, उन सब का जितना भी तेल था ना, वो सारे का सारा निज़ाम ठप होकर रह गया, तिजारत खत्म हो गई। तो वो जो एक कंट्रोल उसने उस बहर हरमुज़ पे किया ईरान ने, अभी ईरान का ये मौक़िफ़ है कि हम जंग तो लड़ चुके हैं, लेकिन अब उसके बाद बहर हरमुज़ पे हम नए कानून लागू करेंगे और यहाँ पे कुछ ना कुछ टूल टैक्स देना होगा। उसके बाद मुल्क के जितने भी जहाज़ होंगे, जो भी मुल्क यहाँ से ले जाना चाहेगा वो ले जा सकता है। उससे पहले अमेरिका ने हट धर्मी भी दिखाने की कोशिश की कि उसने एक प्लान बनाया। उसने बताया कि अब जितने जहाज़ हैं जहाँ पे अटके हुए हैं, उन जहाज़ों को निकालने के लिए अब अमेरिका खुद आया और अमेरिका की जो आर्मी है वो हेल्प करेगी। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही उसने कोई थोड़ी बहुत हरकत की, बयानबाजी की जंग भी अब चल रही है। अब मेन चीज़ है फेस सेविंग। अब अमेरिका भी फेस सेविंग चाह रहा है, लेकिन उस ईरान की तो बका की जंग है, तो वो भी अपने उस बयानात में काफ़ी हलचल मचा रहा है। और कुछ लोगों का मानना है कि ईरान को थोड़ा हौलात रखना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका को रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब एक बंदा डाटा होता है ना, तो वो जो सुलह सफाई वाले लोग होते हैं, परे पंचायत वाले, वो उसी बंदे को थोड़ा दबाने की कोशिश करते हैं जो बेचारा माड़ा होता है।
تو امریکہ کو تو کوئی دبا نہیں سکتا, تو ایران کو ہی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہی تھوڑا سا ہاتھ تھوڑا رکھ لو یا مہربانی کرو یا ایسے ویسے. لیکن ہر ایک کس بندے کی اپنی بقا ہوتی ہے, اس لیے ہر ایک ملک کا بھی اپنا ایک منشور ہوتا ہے, اسی کے تحت وہ چل رہے ہوتے ہیں. سن وہ سب کی دیں گے, مانیں گے وہ اپنی. اور اس طرح 2 شپ بھی شاید وہ امریکہ کی جو ہٹ ترمیم ہے انہوں نے ڈبو دی, ایران والوں نے وہاں پہ میزائل وغیرہ چلائے ہیں اور شپ کو آگے نہیں جانے دیا کیونکہ کنٹرول ہے ان کا پورا. وہاں پہ انہوں نے اگر فوجیں تعینات نہیں بھی کی امریکہ والوں نے, ایران والوں نے, وہاں پہ انہوں نے اپنی خود کار کشتیاں چلا رکھی ہیں. وہ کشتیاں ایسی ہیں اگر کوئی کسی بھی ٹینکر کسی بھی آئل کے جو جہاز ہیں وہاں نیچے جا کے وہاں اپنے آپ کو پھٹا بھی سکتی ہیں, مطلب کہ بارود ہوتا ہے ان کے ساتھ, وہ پھٹ جاتی ہیں. تو یہ ایک پاور تھی جو ایران تب سے پلاننگ کر رہا تھا. ایران کو پتہ تھا کہ اس کے ساتھ زمینی جنگ تو ہونے نہیں والی, جنگ ہوگی یا تو ہوگی سمندر کے ذریعے اور یا ہوگی فضا کے ذریعے. فضا کے ذریعے اس نے کافی تگڑا اپنے آپ کو بنا لیا تھا, میزائل بنا لیے تھے, اور سمندر کے ذریعے اس نے خود کار کشتیاں بنا لی تھیں, اور اس ٹائپ کا نظام اس نے کر رکھا تھا. اسے پتا تھا کہ جب بھی جنگ ہوگی تو انہی 2 موضوع پہ ہوگی, اور انہی 2 موضوع کو بھی اگر فتح کر لیا تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. اب وہ جو پوائنٹس ہیں انہی میں رولا بنا ہوا ہے. اب لبنان کا ایشو ہے, وہ پھر ایران نے ایک اور بھی شرط رکھی کہ عراق میں سے بھی فوجیں نکال لی جائیں لبنان سے. ایران جو ہے نا بیسیکلی اس کے اندر اپنے بھائیوں کا درد دل ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھی ایران کی کافی جھڑپیں ہوئیں, مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ سازشی کا کردار بھی پاکستانی ادا کر رہے ہیں, اور ہم کسی بھی عقیدے کو یا پھر کسی بھی فرقے کو سائڈ پہ رکھ کے ہم ایک مسلمان ہونے کے طور پہ سوچ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے دل میں بھی ایران کے لیے محبت وطنی بھی ہے, ایران کے لیے ایک بھائی چارہ بھی ہے اور دکھ بھی ہے. ان کی شہادتوں پہ بھی, ان کے وہ جو بچے شہید ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچیاں شہید ہوئی اسکول کی, وہاں پہ بھی کچھ بم دھماکے ہوئے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں پڑھ رہی تھیں اور انہیں کو مارا گیا, اور امریکہ کا اپنا کچھ موقف آ گیا جی غلطی تھی اور ایک اسٹریٹجیکل غلطی تھی. تو اب کون مانتا ہے وہ, جب کوئی شہید ہو گیا وہ ہو گئے. لیکن ابھی جنگ جو ہے جنگ بندی کی طرف جا چکی ہے, تو امید ہے کہ امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہر جگہ اور ہر ٹائم ہم پنگا نہیں لے سکتے ہر ملک کے ساتھ. امریکہ نے جب اس کی قیادت کو شہید کیا ایران کی کو, اور اسے لگا کہ وہاں کی عوام نکلے گی اور وہ امریکہ کے آگے سلنڈر کر دے گی, لیکن ایک شعر ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم تو وہ امت تھے جس امت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ میں اگر ایک بندہ شہید ہو گیا ان کا لیڈر, تو دوسرا آ گیا اس کی جگہ پہ, دوسرا شہید ہوا تو تیسرا آ گیا. آخر لڑتے لڑتے جب تک سارے کے سارے نہیں مارے جاتے تب تک ہر ایک بندہ اپنے آپ میں لیڈر ہے, اور سب نے ہی اس جنگ کو فالو کرنا ہے اور اس میں لڑنا ہے, اور جب تک آخری سانس نہیں بچتی تب تک لڑنا ہے. اور کسی ایک فرد واحد کے اوپر جنگ نہیں لڑی جاتی. خالد بن ولید کا بھی قصہ ہمارے سامنے ہے کہ خالد بن ولید جب بھی جس جنگ میں جاتے تھے وہ جیت جاتے تھے, اور جب خلیفہ کو پتہ چلا کہ عوام کے دل میں یہ بیٹھنے لگے ہے کہ جو بھی جنگ خالد بن ولید کے ساتھ لڑے گا وہ جیتے گا, اس کے بغیر جنگ جیتی نہیں جا سکتی, تو خلیفہ نے اس وقت خالد بن ولید کو جنگ میں جانے سے روک دیا, کسی اور کو اس کی جگہ پہ بھیج دیا. ہم نے دیکھا کہ وہ جنگ بھی مسلمانوں نے جیت لی. جذبہ ایمانی سب سے زیادہ ہوتا ہے جو جب بندے کے دل میں آ جائے, تو پھر کوئی بھی جنگ بڑی چھوٹی نہیں ہوتی, بس لڑنا ہوتا ہے, مرنا ہوتا ہے, شہید ہونا ہوتا ہے یا جیتنا ہوتا ہے. تو یہی کچھ خاص خبریں تھیں. اللہ ایران پہ اپنا امن نازل کرے. بڑی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے, بڑی مشکلات سے گزرا ہے, اور پاکستانی عوام کی بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ بہتر کرے جو ان کے حق میں ہو, آمین.